नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को कई मुद्दों पर विरोध करना पड़ रहा है और इसी विरोध का सामना करते करते अब सरकार की मुसीबतें थोड़ी और बढ़ सकती हैं। हालांकि ये मुसीबत संसद के बाहर है। बीते साल नवंबर महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब ऐलान किया है कि वो 22 जुलाई यानी आज से जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे और ये आयोजन हर दिन होगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठनों ने फैसला किया है कि गुरुवार से हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने मंगलवार को बताया कि 22 जुलाई से हर रोज 200 किसान प्रदर्शनकारी जंतर मंतर जाएंगे और ये प्रक्रिया संसद के मानसून सत्र खत्म होने पर तक जारी रहेगी। हम हर दिन एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर चुनेंगे। पहले 2 दिनों में एपीएमसी एक्ट पर चर्चा होगी और बाद में अन्य बिलों पर भी 2-2 दिन चर्चा के लिए दिए जाएंगे। बता दें कि किसान प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से मुलाकात की थी और इस दौरान किसानों ने कहा था कि वो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और संसद तक मार्च करेंगे। जंतर मंतर पर हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन चलेगा। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और ये 19 जुलाई को खत्म होने जा रहा है और अब इसी बीच सिंघू बॉर्डर से रोजाना किसानों का जत्था रवाना होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस से मीटिंग के बाद तमाम जो नियम कानून है वो भी तय कर लिए गए हैं। एक बस सिंघू बॉर्डर से रवाना होगी जिसमें किसान होंगे और उसी बस के साथ पुलिस की भी एक गाड़ी चलेगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। कोई भी गड़बड़ी हो तो रास्ते में ही उसे रोक दिया जा सके और जब जंतर मंतर पर किसान पहुंचेंगे तब भी वहां पर पुलिस का जत्था मौजूद रहेगा और उसी के साथ वहां से लौटने के समय भी पुलिस की गाड़ी उस बस के साथ रहेगी। हमने पार्लियामेंट मार्च का जो दिया था उसको थोड़ा लिमिटेड रूप में हम कर रहे हैं। कारण ये है कि हम उसको वेल डिसिप्लिन करना चाहते हैं। हमने फिक्स नंबर्स को फिक्स किया है, टाइम को फिक्स किया है और हमने करना क्या है, उसमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी हमने लोगों को दी है। और इसमें हम 200 किसानों का जत्था पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। बसों में जाएंगे, 4 बसों में, और बसों में जाके वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके बल्कि रुकेंगे, वहाँ अपनी किसान संसद करेंगे और किसान संसद में हम जो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, एग्रेरियन क्राइसिस और ये जो 3 कानून एमएसपी वगैरह के मुद्दे हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 6 मेंबरी हम एक संचालन कमेटी बनाएंगे जिसमें 3 पंजाब से 7 किसान होंगे और 3 पंजाब के बाहर के जो प्रांत है वहाँ से होंगे। उन्हीं में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना देंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस संसद को चलाएंगे। शाम को 5 बजे तक ये किसान संसद चलेगी। 5 बजे प्रेस को एड्रेस करने के बाद हमारे साथी वापस यहाँ आ जाएंगे। आएंगे 200 लोग जाएंगे और जंतर मंतर किसान से जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, किसानों की संसद हम लगाएंगे और 200 लोग जाएंगे। यहाँ से बस से जाएंगे, सिंघू बॉर्डर हमारा ऑफिस है, वहाँ से ही अब सब लोग इकट्ठे जाएंगे। सर, हमने ये मांग की है कि हम लाठी डंडा तलवार भाले लेके जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वायलेंस भी कर सकते हैं। नहीं, वो हमारा नहीं है, ये किसी ने नहीं कहा। सर, आपने क्या निर्देश दिए हैं? और नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे ना। हमारे तो ये किसी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम वायलेंस करते हैं, ये सब तो हमारे संगठन में ही नहीं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी को है या कुछ अखबार वालों का है। ये सब तो पहली बार सुनाई दिया हमने कि हम वायलेंस करेंगे। वो हमारा आदमी हो ही नहीं सकता। और आपने क्या कुछ निर्देश दिए कि 26 जनवरी वाली घटना दोबारा न दोहराई जाए? 26 जनवरी में क्या हो गया था? 26 जनवरी में उसको बहुत जिक्र करते हैं। 200 लोग जाएंगे, शांति से जाएंगे, पूरा बैठेंगे, सबकी आइडेंटिटी है। ऐसा क्या हम कोई लड़ाई भिड़ाई करते फिरते हैं? हम अपनी बात रखेंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ जंतर मंतर पे बैठेंगे। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव से चर्चा करेंगे। राजीव, फिलहाल आज 10 बजे से किसान संसद शुरू होने जा रही है, कैसा माहौल फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर पर?
बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 7 महीने से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कृषि कानून को जिस तरीके से वापस कराने की कोशिश की जा रही है वो अभी तक कामयाब होते नजर आ नहीं आए। और जिस तरीके से अब मानसून सत्र के जिसके से शुरुआत हुई है 19 जुलाई से, और उसके अंदर अब 22 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है किसानों को। और किसान जो है आज से, यानी कि आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जंतर मंतर पर रहेंगे और लगभग सिर्फ 200 किसानों को परमिशन दी गई है। उसके अंदर से ही वो अपने चुनेंगे क्या स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा और किस को किस तरीके की कार्रवाई करनी है। ये सारी मूवमेंट जो है किसानों की तरफ से कर ली गई है, मगर सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, यानी कि मानसून सत्र के पार्लियामेंट तक पहुंचे और लगातार सरकार को यही बताया जा सके कि सरकार जो कृषि कानून लेके आई है उससे कृषि कानून से किसानों को कोई भी फायदा होता नजर नहीं आ रहा और इसीलिए इस कानून को वो रद्द कराना चाहते हैं। मगर सरकार की तरफ से बार बार दलील दी गई थी कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इससे राजीव, कल किसानों को दिल्ली फायदा पुलिस के होगा। साथ मीटिंग हुई थी किसानों की, उसमें क्या कुछ फिलहाल जो भी निर्देश दिए गए हैं किसानों को उनके बारे में बताएं, क्योंकि देखिए कई ऐसे कानून उनके लिए बना दिए गए हैं, नियम उनके लिए बना दिए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिंघू बॉर्डर से ही जत्था रवाना होगा, खुद वो सरकारी बस होगी और उसी बस के साथ एक पुलिस की गाड़ी भी साथ साथ चलेगी। इस तरीके के कुछ नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए बिल्कुल किसानों की तरफ से पहले दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी गई थी कि उनको जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, उनको जो प्रदर्शन करने दिया जाए, मगर जो दिल्ली पुलिस थी उसकी मुश्किलें बड़ी हुई थी क्योंकि जो कह सकते हैं लाल किले हिंसा देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का एक सवालिया निशान जरूर लगाया था। उसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति जरूर दे दी है, मगर सिंधु बॉर्डर से सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं किसानों को खुद दिल्ली पुलिस लेके आएगी और सिर्फ 200 ही किसान होंगे और इसके अंदर जो बसें होंगी वो दिल्ली पुलिस की होंगी और दिल्ली पुलिस अपनी ही बसों के अंदर लेके आएगी और जंतर मंतर छोड़ेगी। और उसके बाद में जंतर मंतर पर हर तरीके से दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कहें या फिर दिल्ली पुलिस के साथ और जो बटालियन होगी वो भी तैनात कर दी गई, बीएसएफ भी तैनात कर दी गई है, यहाँ तक कि सीआईडी भी लगाई गई है। हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि किसानों के द्वारा कोई भी ऐसी हिंसा ना की जा सके जो पहले लाल किले हिंसा को देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं उसी को दोहराती नजर आए। मगर दिल्ली पुलिस अब लगातार तैयार है और लगातार कोशिश की जा रही है और 10 बजने में अब लगभग कुछ ही समय रह गया है और जंतर मंतर से अब किसानों की जो हुकार होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी और सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, 10 बजे ये किसान संसद आज शुरू होने जा रही है राजीव, उससे पहले ही संसद के जो भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो आज चुने जाएंगे, जो भी नेता होंगे उनको पहले पहुंचना होगा। सिंघू बॉर्डर से डिस्टेंस कितना है जंतर मंतर का ये भी बताइए और किस तरीके से किसान जब वहां जाएंगे कब तक वो किसान निकलेंगे, क्या अभी रवाना होना शुरू हुए हैं किसान? देखिए बिल्कुल बात करें सिंधु बॉर्डर की तो सिंधु बॉर्डर से किसानों को पार्लियामेंट तक लाने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी पूरी कोशिश करेगी और लगातार जिस तरीके से 10 बजे की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले यानी कि आप लगभग 9 बजने लगे हैं तो 9 बजे के करीब किसानों का निकलना वहां से स्टार्ट होने वाला है लकी कुछ ही समय के अंदर। और लगभग पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद में जिस तरीके से कह सकते हैं स्पीकर चुने जाएंगे, डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और लगातार किसानों पे जो हुजूम होगा वो किस तरीके से होगा और उन किसानों को कंट्रोल करने के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने काफी बड़ी छावनी तौर पर बना दिया गया है। हर तरीके से रास्तों को रोक दिया गया है मगर किसानों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसीलिए पानी का भी इंतजाम किया गया है ताकि किसी को भी गर्मी की वजह से पानी की दिक्कत ना हो या फिर कहें और चीजों की दिक्कत ना हो। दिल्ली पुलिस मगर किसानों के साथ साथ खड़े होने के साथ साथ उनके ऊपर निगाहें भी रखेगी कि किसानों के द्वारा कोई भी ऐसी हिंसा ना की जा सके जिससे कहीं ना दिल्ली पुलिस की शान जो है वो दोबारा से डूब सके। संसद कितने ही महत्वपूर्ण तरीके से चलेगी और आगे इस संसद का मॉनसून सत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक किसान नेता जुड़ चुके हैं। मलिक साहब बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आज किसान संसद होने जा रही है, 200 किसानों का जत्था रवाना होगा सिंघू बॉर्डर से, किस तरीके का आपका ये आज संसद रहने वाली है? आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। उसमें 200 लोग हमारे शामिल रहेंगे तो हम पूरा एक डेकोरम के साथ संसद को चलाएंगे जिस तरह संसद का होता है और अपने मुद्दे वहाँ पर हम किसान के उठाएंगे। हम ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि देश की जो संसद है वो हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम अपनी संसद में चर्चा करेंगे और हमने एक पीपल्स व्हिप भी जारी किया था तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन उसका पालन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि भाई ये जन पीपल है, पीपल्स जो है एक व्हिप जारी करते हैं किसान
कि आप हमारे सवालों को संसद के अंदर उठाइए। तो उसके लिए स्वीकृति दिल्ली पुलिस ने दी है। स्वीकृति हमने मांगी नहीं थी, इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो हो गया है और ये जंतर मंतर पे हमारी किसान संसद होगी आज से। आज से किसान संसद शुरू होने जा रही है मलिक साहब, और काफी महत्वपूर्ण ये किसान संसद है। ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो संसद पार्लियामेंट का मानसून सत्र है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, और ये भी देखना अहम होगा कि आपकी संसद में, किसान संसद में जिस तरीके की चर्चा होगी, क्या उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकलेगा उसको मानसून सत्र में उठाया जाएगा या नहीं, ये विपक्ष पर है। जी हमारा तो विपक्ष ही नहीं, हर उस सांसद से अपील है जो गांव, गरीब और किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं। ये देखिए, दलीय चीजें अलग होती हैं, लेकिन जनता के सवाल आपको करने चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको भेजा है। आपको फिर जनता में जाना है। जब जनता सवाल करेगी तब क्या जवाब दोगे? अगर सही बात को आप संसद के अंदर रखोगे तो उसमें कोई दल विरोध नहीं होता है। बिल्कुल मलिक साहब, देखिए 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, और अभी तक किसान आंदोलन अपने उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बीजेपी के ही कुछ नेता आकर ये तमाम बातें कहते हैं कि अभी सभी किसान चले गए हैं, चंद मुट्ठी भर किसान वहां पर रह गए हैं, ऐसी बातें की जा रही है आपके लिए, और ये भी कहा जा रहा है किसान आंदोलन अपनी पवित्रता को खो चुका है। नहीं, देखिए, ये बहुत सस्ता आरोप होता है। इसके सिवा उनके पास कुछ है भी क्या? उन्होंने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, सिख आंदोलन कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का कहा, हरियाणा के कुछ लोगों का कहा, वो सब बातें तो चली नहीं। पूरा देश आज आंदोलन के लिए खड़ा है। तो एक बहुत सस्ता आरोप होता है कि भाई आंदोलन खत्म हो चुका है, आंदोलन में लोग नहीं है। और देखिए, ये जब ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहने लगे। तो अब ये समझो कि आप किस तरह का राज देश में है, किस तरह का लोकतंत्र है। बिल्कुल, और ये समझने की जरूरत भी है। जी मलिक साहब, आपके ही साथ हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। आनंद साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आनंद साहब, आज किसान संसद होने जा रही है जंतर मंतर पर, जहां पार्लियामेंट में मानसून सत्र चल रहा है, वहां आज किसानों की संसद शुरू होगी। राहुल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी राहुल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल पा रही है। जी आनंद साहब, आज जहां एक तरफ पार्लियामेंट में मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान संसद आज जंतर मंतर पर होने जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे आप? देखिए, जब से मानसून का संसद सत्र शुरू हुआ है तब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट रूप के साथ इस चीज को इजहार किया है कि विपक्ष खास करके तीखे सवाल पूछे, लेकिन सवालों के जवाब के लिए वो सरकार को मौका मिले, जिसमें सरकार हर एक विषय की चर्चा रेखांकित रूप से कर सके। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आग्रह किया। आपने देखा भी होगा कि विपक्ष में जिस प्रकार का संसद का रवैया है, इससे कहीं ये प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें जवाब की भी जरूरत है। और खास करके जो आज किसान आंदोलन के लोग जो जाकर वहां पे जंतर मंतर पे जो धरना कर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोग हैं, सरकार ने भी उनको आग्रह किया था कि आप आइए, आकर बात कीजिए। और जो विपक्ष जो उनके पीछे बैक सपोर्ट में खड़ा है, वो लोग भी देखें कि किस प्रकार से किसानों की बात को विपक्ष संसद में बोल रहा है। यानी वो सवाल तो कर रहा है लेकिन वो जवाब लेने में इच्छुक नहीं है। तो इसका मतलब साफ ये प्रतीत होता है कि कहीं से जो प्रोपेगेंडा चलाई जा रही है, ये साफ और सीधे स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि कभी भी जो लोग ये बात करते हैं कि इस कानून को वापस लेना है, कानून को वापस लेना है, तो सबसे अहम बात ये आती है कि पूरे देश में लगभग मुस्कान जी 600 से ऊपर किसान संगठन है, लेकिन मात्र 35 से 40 लोग ही वहां पे मौजूद हैं। और खास करके राहुल आनंद साहब, मैंने अभी धर्मेंद्र मलिक जी से यही जिक्र किया था। हर बार जब भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता बैठता है, वो यही कहते हैं कि वहां पर मुट्ठी भर किसान है, चंद किसान है। सर, इतनी संख्या में किसान क्या आपको 20, 30, 40, 50 लगते हैं?
इतनी संख्या में वहां किसान बैठे हैं और अभी कम समय नहीं है सर, 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इतनी ज्यादा समय से अगर कोई वहां पर बैठा है, किसान बैठे हैं, तो वाकई उनको उस आपके इस कानून से कोई ना कोई दिक्कत होगी, कोई ना कोई मुश्किल होगी, इसी वजह से वो बैठे हैं। आप आग्रह कर रहे हैं बार बार उनसे, लेकिन उनका भी तो आग्रह मानिए ना सर कुछ। मुस्कान जी, कभी भी कोई कानून जब बनता है तो वो एक भविष्य की सुधार के लिए कानून को बनाया जाता है। थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं सारी बातों को जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि जो लोग वहां बैठे हैं वहां संख्या बल है, मैं इस चीज को देखता हूँ, मैं मानता भी हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता तो जो उपज बनी है हमारे देश के अंदर, खास करके मैं पंजाब की ही बात कर लेता हूं क्योंकि पंजाब के ही लोग सबसे ज्यादा हैं, तो आप बताइए क्या वहां उत्पादन घट गया? क्या वहां पर खरीदारी कम हो गई? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर कानून बनाकर इसका कहीं कोई फायदा हुआ है और सरकार खरीद भी रही है, और जो एमएसपी की जहां तक बात है, जब भी किसान नेता बैठते हैं एमएसपी की बात करते हैं, और एक वो बहुत अच्छी बात ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एमएसपी पे चर्चा किया था। मैं सही हूँ? मैं इस पे भी आ जाता हूँ। ये सवाल जो मैंने आपसे कहा वीडियो वायरल होने के बारे में, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी सुनना चाहिए। और जो किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं वो समझे, मनमोहन जी की सरकार में किसानों की जो दशा थी उस दिशा को सुधारा गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और जो मुद्रा स्थिति की जो रेट थी वो पहले की तुलना में इस बार काफी अच्छी स्थिति पे है। और जो खरीदारी का जो प्रतिशत था पहले कम था, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस वक्त कहा था कि इसकी जरूरत है समझने की, तो हमने उसको सिद्ध किया और इसको पूरा किया। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं तो बहुत लोग हमें ये बोलते हैं कि किसानों को ये समझ में नहीं आता है कि कानून में क्या है, कैसे है, उनको बस बेचने से मतलब है, ये भी सवाल उठता है। तो इसका उत्तर भी यही है कि जब बेचने से मतलब है तो सरकार कहाँ पीछे हटी है। ठीक है। देखिए धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद साहब, उनसे ही आपकी तमाम बातों पर उनसे राय उनकी मांग लेते हैं। धर्मेंद्र साहब, जिस तरीके से आनंद साहब ने कहा कि जो मनमोहन सरकार थी उस समय में जो किसानों की स्थिति थी, मोदी सरकार ने उसको बेहद ही बेहतरीन तरीके से सुधार किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई अपने घर की बुराई करता है क्या? मैं आनंद साहब से ये चाहूंगा कि अगर बेहतरी किया है तो वो बताएं उस समय कितना कर्ज था पर किसान एवरेज कितनी पर किसान फैमिली की सरकार आने के बाद जो डाटा आया है उसमें कितना सुधार हुआ है। आज भी जो है पंजाब के किसान की जो औसत आय है वो 12 से 13 हजार रुपए की है परिवार की। बिहार में वही 4,000 हो जाती है, उत्तर प्रदेश में 6,000 हो जाती है। क्या आप और हम 6,000 में परिवार चला पाएंगे? और कितना कर्ज का भार बढ़ा है इनकी सरकार आने के बाद। जब बजट देखिए, ये कहाँ से पता लगेगा? ये बजट के पेपर से पता लगेगा। हर बार तो आप कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर सरकार अगर बेहतरी हुई है तो फिर अपने बजट में कर्ज क्यों बढ़ाया? कर्ज कौन लेता है? जिसके पास कोई दिक्कत होती है वही तो कर्ज लेगा ना। अगर हमें अपनी फसलों का दाम मिले, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो, तो हम कर्ज क्यों ले? 3 गुना कर्ज हुआ है पिछले 7 साल। तो डाटा के साथ बात करनी चाहिए, कह देने से नहीं हो जाता कि बेहतरी की है। और आपका जो वादा था आमदनी दोगुनी करने का, वो भी आ गया, 2022 आ गया, कौन सा तीर मार लिया आपने? आमदनी दोगुनी करने के लिए आपको 18% GDP चाहिए। दोगुनी का तो पता नहीं मलिक साहब, दोगुनी का तो पता नहीं, लेकिन आनंद साहब देखिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दोगुनी का तो पता नहीं, लेकिन आधी जरूर किसानों की आय हो गई है। पहले तो कृषि कानूनों की वजह से जिस तरीके से आंदोलन पर बैठे किसान, उसकी वजह से उनको घाटा हुआ, और उसके बाद अब इस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीधा असर उसका किसानों पर ही पड़ता है। किसान जिस तरीके से अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उसका असर सीधे पड़ता है। और बिजली की भी बात कर लेते हैं, बिजली भी कहीं ना कहीं महंगी हुई है और उसका भी जी उसका भी सीधा असर किसानों पर पड़ता है। तो आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों की दशा जो है वो सुधरी है? देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात ये आती है किसी भी चर्चा की शुरुआत में कि पहले जब स्थिति थी और अब की स्थिति में कितने का अंतर आया है। अगर पहले किसानों की स्थिति अच्छी थी 2014 के पहले, तो फिर ये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने महंगाई की बात की है, तो महंगाई की बात की है तो एमएसपी की भी रेटों में इजाफा किया गया है। और जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं, और एक आम आदमी होने के नाते पेट्रोल डीजल मेरे लिए भी एक मुद्दा है। लेकिन
अगर कोरोना वैश्विक महामारी की बात कर ले, जिसकी वजह से ये परेशानी घटी है और देश को परेशानी भी हुई है, लेकिन ये क्षणिक है। इसके ऊपर सरकार निरंतर प्रयास करिए किस प्रकार से इसको नीचे लाना है। जल्दी ही मैं आपको इसको विश्वास नीचे दिलाता लाने हूं का कि ये तरीका भी आनंद नीचे आ साहब जाएगा। खुद मोदी सरकार ने ही बताया था और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की उन्होंने बात की थी। 4 साल से ज्यादा का समय उसको बीत गया है। तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही थी कि सारे राज्यों को खास करके जीएसटी के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें आपका प्रश्न जरूर आएगा कि 18 राज्यों में तो आप ही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करते हैं? अगर हमने शुरुआत नहीं किया तो कम से कम गैर भाजपा सरकार वाले लोग तो आगे आए। सर वो नहीं आगे आ रहे हैं तो सरकार आपकी, आप ही शुरुआत कर दीजिए, आपसे सीखकर वो आगे आ जाएंगे। मैं बताता हूँ, हाँ मैं इसको उत्तर देता हूँ कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी पे डालने के लिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डालने के लिए जीएसटी का जो विभाग है उसके अंदर चर्चा के लिए भेजा गया है, उसके ऊपर रूपरेखा तैयार करने के लिए डाला गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो सर मैं जानना चाहूंगी आपसे, ठीक है आपकी बातें ठीक है कि आपने चर्चा के लिए भेजा, कृषि कानून जो बने उस पर कितने समय में चर्चा हुई सर? 4 साल से आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर कितने समय तक चर्चा हुई, ये मैं धर्मेंद्र मलिक जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये वाकई मुद्दा है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए ये मुद्दा है। नहीं देखिए, वो तो ये सरकारी भंडार भर रहे हैं तेल के माध्यम से, क्योंकि ये सब कुछ तो बेच लिया, आमदनी तो रही नहीं। अब LIC भी इन्होंने जो है निजीकरण में देने का फैसला कर लिया, ऑर्डिनेंस को POCL में डाल दिया और तमाम जो संस्थान थे उनका निजीकरण ये करते जा रहे हैं। तो भी जो जनता को लूट रहे हैं वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से लूट रहे हैं। 38 रुपए के करीब एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पे, ये ले ले वापिस। जनता के इतने चिंतक हैं, केवल पेट्रोल और डीजल से ही खजाना भरेंगे। ये कहते हैं हम सड़कें बना रहे तो फिर क्यों ले रहे? अगर आप हमारे पैसे से सड़कों का निर्माण कर रहे तो फिर टोल क्यों ले रहे आप? अगर पेट्रोल डीजल के माध्यम से ले रहे तो देखिए सबकी एक ही बात है, सरकार कोई भी रही हो, आनंद साहब को ये बता दो कि न सरकार की स्थिति बेहतर पहले थी न आज है। लेकिन मैं इनको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री थे, ग्रुप ऑफ CM बना था मोदी जी थे और उन्होंने एक मंड किया था कि किसानों को MSP की गारंटी होनी चाहिए, तो उनको MSP की गारंटी चाहिए। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो वो कहते हैं कि MSP था है और रहेगा, तो कौन से मोदी की बात माने प्रधान? ठीक है मलिक साहब, आऊंगी मैं आपके पास। आनंद साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जो खरीदारी की बात कर रहे थे मलिक साहब, और चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी स्पष्ट है ये सारी बातें, और जो लोग किसान नेता हमारे साथ जो डिबेट में बैठते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, उनको भी सारी तथ्यों की जानकारी होती है, लेकिन बातें कुछ अतार्किक हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बस 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वर्ष लगभग 4,40,000 मैट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष, मैं 14/1/2021 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 559 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है। और ये टोटल पंजाब से 202.77 लाख मैट्रिक टन का योगदान सिर्फ पंजाब का है, यानी कि कुल खरीद का 36% के आसपास का योगदान सिर्फ पंजाब का है। अगर पंजाब के किसानों को असंतोष जरा भी होता तो क्या यह उत्पादन इतना होता? क्या इतनी खरीदारी होती? बिल्कुल नहीं होती। फर्क यही है कि जो जिद की जो बात है उसको छोड़कर अगर वास्तविकता की बात करें तो ये तत्परता हमारी सरकार की दिखाती है कि हमने आपको छोड़ा कहीं भी नहीं है, चाहे वो पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र के किसान हो या हरियाणा में हो। हरियाणा में हमारी ही सरकार है, फिर भी मैं कहता हूँ कि वहां पे भी खरीदारी हुई है, और पंजाब में तो गैर भाजपा की सरकार है, वहां पे भी खरीदारी हुई है। तो आप बताइए, अगर जब आंकड़े, क्योंकि मलिक साहब खुद बोल रहे थे कि आंकड़ों की एक बार जिक्र कर ली जाए, तो अगर आंकड़े देखे जाए तो लगभग 25 करोड़ से ऊपर किसानों को लाभ किया गया है। और मैं आपको बताता हूं, जो 6,000 रुपए की जो सम्मान निधि की ये बात कर रहे थे, तो मैंने 6,000 रुपए हमने आपको सम्मान के रूप में दिया, ये खर्चे चलाने के लिए नहीं है। लेकिन जहां तक बात की जाए, अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने यूरिया को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है और MSP को लेकर इजाफा भी किया है।
हर जगह इजाफा किया है। तो सरकार बैकफुट पे आपके साथ है। मैं खुद किसानी जब सरकार मैं खुद तमाम किसान का चीजें काम कर करता रही हूं। है आनंद साहब, सरकार तमाम चीजें कर रही है, तो आखिर वार्ता का दौर एक बार फिर से क्यों नहीं शुरू होता? वार्ता की जाए, बैठकर बातचीत की जाए। किसान सिर्फ इतना चाहते हैं कि बेशर्त बात हो और बेशर्त इसका पूरी जो ये मसला है उसका समाधान निकले। धर्मेंद्र मलिक जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। जी बताइए। जी, जिस तरीके से अब जी 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 नहीं, आखिरी कमेंट हमारा यही है कि देखिए, सरकार बड़ी होती है, सरकार को अहंकारी नहीं होना चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है। आज भी किसानों से बात करके इस मामले को निपटाना चाहिए। इन कानूनों को वापस ले, उसके बाद एक कमेटी बनाए। अगर कानून की देश में आवश्यकता है तो किसान वर्ग को भी शामिल किया जाए ड्राफ्टिंग में। हर वर्ग को इसके हित उससे प्रभावित होते हैं, दोबारा कानून आ सकता है। और कानून है तो देश रुक तो नहीं गया ना व्यापार रुक गया कृषि का। और ये जो कानून है ये किसान के लिए नहीं है, इसका नाम ही कृषि व्यापार और वाणिज्य संवर्धन है। तो ये तो गलत पंगा ले लिया इन्होंने। व्यापारियों के लिए लाए गए कानून को किसान का कह के इन्होंने जो है किसान को जागृत कर दिया। तो हमारा भी यही निवेदन है कि सरकार इनको वापस करे और फिर इसका एक स्थायी समाधान दे। ठीक है राहुल आनंद साहब, ज्यादा समय नहीं है, मात्र 15 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा सर। देखिए, विपक्ष ने जो बातें रखी है और किसान ने भी जो बातें रखी है, सरकार तैयार है। आप आइए, सरकार ने आपसे आग्रह भी किया है, आप आइए, बैठते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर इस कानून का दुष्परिणाम अगर कहीं ना कहीं होता तो ये पूरे देश में दिखता ना। जो गैर भाजपा सरकार है, जहां महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र में इस कानून का लोग उपयोग कर रहे हैं और उस पर सजायफ भी हो रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो विपक्ष की जो बोली है उसको छोड़ दी जाए, किसानों की बातें की जाए और किसान हर प्रकार से संपन्न हो सके, ये हमारी कोशिश है और इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है आनंद साहब, लेकिन देखना होगा कि अब वार्ता का दौर कब शुरू होता है और किसान कब संपन्न और समृद्ध होता है। सरकार किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया राहुल आनंद साहब और धर्मेंद्र मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से आज किसान संसद होने जा रही है, कुछ ही समय में शुरू होने जा रही है, कुछ ही समय में किसान निकल भी जाएंगे। अब देखना यह होगा कि किसान संसद का मॉनसून सत्र पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और किसान संसद में जो भी मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे उसका निष्कर्ष निकालकर क्या विपक्ष उन मुद्दों को सत्र में उठाएगा, यह देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।